कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में अलग अलग तस्वीरें दिखाई। बेबसी की तस्वीरें, लाचारी की तस्वीरें, और हर कोई उन तस्वीरों को देखकर हैरान था। सरकारें तैयार हुई तीसरी लहर के लिए, क्यों, और कहा गया कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। लेकिन उस तीसरी लहर से पहले एक और सिंड्रोम है जिसने हमारे बच्चों को घेरना शुरू कर दिया है। आज बात उसी सिंड्रोम की। देश से कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ, लेकिन कई नई बीमारियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब नवजात बच्चों में पोस्ट कोविड इफेक्ट का असर दिख रहा है। बीमारी का नाम है MIS-C, यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। जबलपुर की हम बात करें तो अभी तक ऐसे 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जिसमें नवजात बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बीमारी देखने को मिली है। बताया गया है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में कोरोना संक्रमण हुआ, उनके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी, वही रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे में जरूरत से ज्यादा चली गई। उसके अंदरूनी अंग प्रभावित हुए। हालांकि ये नई बीमारी नहीं है। देश भर से इस बीमारी के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 6 महीने से 15 साल तक के बच्चे प्रभावित हुए हैं। तो देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो हम बीमारियों से लड़ पाते हैं, लेकिन इस बीमारी में, इस सिंड्रोम में बड़ी बात यह है कि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आपके ही इम्यूनिटी सिस्टम के खिलाफ काम करने लगती है। ऐसे में बच्चों के कई ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं। अब चर्चा आज हम इसी को लेकर करेंगे कि आखिर ये बीमारी क्या है, ये बच्चों को कैसे होती है, लक्षण दिखने के बाद आखिर इसका इलाज आप कैसे कराएं। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद रहेगा। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको एक्सपर्ट्स को भी सुनवाएंगे। तो ये बीमारी क्या है, ये बच्चों को कैसे होती है, लक्षण दिखने के बाद आप इसका इलाज कैसे करें, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स का खास पैनल होगा। हम उनसे तमाम आपके सवाल लेंगे, कैसे आप अपने बच्चों को इस सिंड्रोम से बचाएं। सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आपको शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश नेमा क्या बता रहे हैं वो सुनवाते हैं। स्त्री रोग के साथ साथ एक शिशु रोग विशेषज्ञ की भी परामर्श लें, और जन्म से ही शिशु रोग विशेषज्ञ को बच्चे के केयर के लिए सारी जिम्मेदारी सौंपें, जिससे कि वो समय रहते उस बच्चे को ट्रीटमेंट दे सके और इस बीमारी को जितना कम से कम हो सके वो कर सके। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में डॉक्टर रुचि ओझला, MD शिशु रोग भोपाल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर रुचि, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर रुचि, हम इस सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये सिंड्रोम नया नहीं है, लेकिन इस सिंड्रोम की बड़ी बात ये कहा जाता है कि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये बच्चों में ज्यादा मिल रहा है। कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए इससे, और कैसे क्या क्या लक्षण हैं इस बीमारी के जो पेरेंट्स इसे पहचान लें और उसके बाद में शुरुआती दौर में इसका इलाज करा लें। डॉक्टर रुचि, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शायद आपका माइक ऑन नहीं है। डॉक्टर रुचि, आप माइक ऑन करें, आपकी आवाज आएगी। हेलो, हाँ, आपका आवाज मिली मेरी? हाँ जी, मेरा सवाल मिला डॉक्टर रुचि? हाँ जी, बिल्कुल आपका सवाल मिल गया। हाँ जी, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये एक बीमारी है जो कि अभी बच्चों में अक्सर देखने को मिल रही है पोस्ट कोविड में। तो ये यूजुअली अफेक्ट करती है न्यूबॉर्न से लेकर 19 साल तक के बच्चों, यूजुअली जिसको हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप मानते हैं, उसमें ये किसी भी एज में देखने को मिल सकती है, लेकिन यंग बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जैसा कि आपने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी, वो वैसे हमें रोग से फाइट करने में हेल्प करती है, लेकिन जब वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो उसे हम एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, और जिसके कारण इसका कोई रिस्क फैक्टर या नोन कॉज नहीं है कि ये किस बच्चों में क्यों हो जाता है, लेकिन ये कारण है जिसके कारण कि हमें ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। और इसे हम सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमको कई तरह के साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि मल्टी सिस्टम जैसा कि इसका नाम है, तो ये कोई भी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है, यानी कि आपके हार्ट, लंग्स, आईज, ब्रेन,
किडनीज, लिवर, कोई भी हमारे शरीर का हिस्सा इससे अफेक्ट हो सकता है, स्किन, कुछ भी। और इसीलिए जो सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं वो भी इसी पर डिपेंड करते हैं कि आपके शरीर का कौन सा हिस्से पे इसका ज़्यादा असर हुआ है। तो इसको जैसे अभी बहुत ज़रूरी है कि जब हम ये कोरोना की सेकेंड फेज अब जब ख़त्म हो रही है, क्योंकि यूजुअली रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है उसके कारण देखने को मिलता है। इसलिए अब जब ये कोरोना हमारा सेकेंड वेव पास ऑन हो रही है तो इस समय इसके केसेस आने की बहुत ज़्यादा संभावना देखी जा रही है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चे जब माता पिता को भी किसी तरह के साइंस एंड सिम्टम्स इसमें दिखे, या फिर ये किसी भी तरह के डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चाहे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, सर्जन्स हो, क्योंकि इनमें कोई भी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसको पहचाना जाए जल्दी टाइम पर, क्योंकि फॉर्चुनेटली ये रेयर है, लेकिन अगर जब हो जाता है तो ये एक सीरियस इलनेस हो सकती है जिसमें कि जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए इसको समय पर पहचानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपने कहा कि साइंस एंड सिम्टम्स मल्टी सिस्टम है, तो इसके जो खास साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो जैसे कि फीवर, अगर फीवर, हाई ग्रेड फीवर 3 दिन से ज्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, साथ में उसके जैसे कोई रैश है, शरीर पर, स्किन पे कोई तरह की रैश देखने को मिल रही है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, डायरिया, वॉमिटिंग, उसके अलावा जैसे अगर लाल आंखें यानी कि कंजंक्टिवाइटिस टाइप लगता है, शरीर में हमको स्वेलिंग दिखती है, सूजन दिखती है, या फिर हाथ और पैर की हमारी जो स्किन है वो खासकर हमारे जो पाम्स एंड सोल्स यानी कि जो हमारे हाथ और नीचे पंजे होते हैं वो एकदम लाल दिखते हैं, रेड दिखते हैं, या फिर हमें उनकी सूजन दिखती है। इसके अलावा अगर कुछ भी हमको सांस लेने में दिक्कत है, तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स किसी भी तरह के, क्योंकि मल्टी सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमको तुरंत एक डॉक्टर की कंसल्टेशन करने की जरूरत है। और डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो पहले तो हमको ये रूल आउट डॉक्टर को करना होता है कि अगर उनका पास्ट में हिस्ट्री है कोविड में होने की, या फिर उनके किसी क्लोज रिलेटिव को कोविड हुआ है, तो काफ़ी संभावना होती है कि उनको भी हुआ होगा, या तो वो खुद ही पॉजिटिव रहे होंगे और नहीं भी रहे होंगे तो अफेक्ट होने की काफ़ी संभावना होती है बच्चों में। तो अगर उन पे हमको ये हिस्ट्री मिल रही है कि उनका एक कोविड पॉजिटिव कॉन्टैक्ट था या उनको खुद को कोविड हुआ था, और हम दूसरी पहले अन्य बीमारियों को भी हमको रूल आउट करना होता है, क्योंकि इसके साइंस एंड सिम्टम्स कई चीजों से मिल सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू या और भी कई चीजों से। तो उनको हम एक बार रूल आउट करने के बाद, जिसके लिए कि हमको कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, खासकर एक होता है कोविड एंटीबॉडी टेस्ट, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स है, तो इसमें हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं, तो वो एंटीबॉडीज यूजुअली पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। शुरुआती दौर में अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप इसे जल्द से जल्द इससे मुक्त हो सकते हैं, आपके बच्चा इससे जल्द से जल्द मुक्त हो सकता है, और बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर राकेश मिश्रा, शिशु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राकेश, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार डॉक्टर राकेश, देखिए अभी हम यही बात डॉक्टर रुचि से कर रहे थे। इस सिंड्रोम की खास बात यह है कि इम्यूनिटी सिस्टम और ज्यादा डेवलप हो जाता है, जिसके बाद में वो आप ही के खिलाफ काम करता है। अब क्योंकि कोविड के बाद जो चीजें होती हैं, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, आप बहुत देर चल फिर नहीं सकते, हाँफने लगते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि आप ऐसी चीजें खाइए कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो, आपको ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे विटामिन, ऐसे मिनरल्स लेने चाहिए, ऐसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए। लेकिन इस बीमारी में उल्टा हो रहा है। अब क्या हमें न्यूट्रिशन में लेना चाहिए, कैसे हमें उसे काबू करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल स्थिति हो गई, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर आप ही के खिलाफ काम करे तो। देखिए, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है अगेंस्ट बॉडी के अगेंस्ट, लेकिन इसका न्यूट्रिशन से कोई संबंध नहीं है। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि न्यूट्रिशन कोविड, एक्टिव कोविड, लॉन्ग कोविड और पोस्ट कोविड, इन सब में न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये कैटाबॉलिक स्टेट्स हैं। वायरस आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है लगातार, तो हम हाई प्रोटीन डाइट और हाइड्रेशन, विटामिन्स, मिनरल्स पर ध्यान देते हैं, जिनमें ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और फ्रेश फ्रूट्स, ये बच्चों को और एडल्ट्स को हम एडवाइस करते हैं। तो इसका न्यूट्रिशन से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। इनफैक्ट अगर न्यूट्रिशन कमज़ोर होगा तो MIS-C या मल्टीपल सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम और भी बढ़कर सामने आएगा।
कुपोषित बच्चों में MIS-C की संभावना ज्यादा होती है। तो पोषण का तो हमें ध्यान रखना ही होगा। डॉक्टर राकेश, एक चीज और, क्योंकि ये कहा जा रहा है, डॉक्टर रुचि भी ये बता रही थी कि बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? हम ये भी समझना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड लक्षण हम हर किसी में देख रहे हैं, लेकिन ये सिंड्रोम ज्यादा घातक साबित होता है बच्चों में। ऐसा क्या कारण है कि बच्चों में ही ज्यादा पनपता है, बच्चों में ही ऐसे सिंड्रोम ज्यादा देखने को मिलता है? देखिए, कुछ फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स की संरचना ऐसी होती है कि एक्यूट कोविड बच्चों को उतना असर नहीं करता, जैसे कि लंग्स उतने डैमेज नहीं होते बच्चों में। बच्चे जब एक्यूट कोविड को सरवाइव कर जाते हैं तो पोस्ट कोविड फेज में ये सभी शिशु रोग विशेषज्ञ समझते हैं कि कोई भी बीमारी, सेप्टिसीमिया हो, जैसे अगर आप देखेंगे नवजात शिशु संक्रमण, नियोनेटल सेप्सिस, एडल्ट्स में तो नहीं होता। तो बच्चों की जो शरीर की संरचना है इस तरह की होती है कि ज्यादातर रोग पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे एडल्ट्स में आप देखेंगे तो, वयस्कों में आप देखेंगे तो कोविड यूजुअली निमोनिया या सीवियर निमोनिया के रूप में प्रस्तुत होता है। बच्चों में ये मल्टीपल सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो जाता है, जहाँ पर उनकी आँखें, चमड़ी, दिमाग, लिवर, किडनी और लंग्स ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चों में इतना मैच्योर इम्यून सिस्टम नहीं होता कि वो उसको एक जगह रोक पाए। इसकी आप एक समानता नवजात शिशु संक्रमण से भी समझ सकते हैं, बहुत आसानी से पूरे शरीर में फैल जाता है। चलिए डॉक्टर राकेश आएंगे आपके पास में। डॉक्टर रुचि भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। डॉक्टर रुचि, एक चीज और समझना चाहेंगे, ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स पे ज्यादा इफेक्ट करता है, कैसे आप बचें? क्योंकि पोस्ट कोविड नतीजे हम हर किसी में ही देख रहे हैं। कोविड के बाद जो भी कोई आता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग हो, हर कोई बहुत ज्यादा वीकनेस फील करता है। ऐसे पोस्ट कोविड लक्षण हर किसी को दिखाई दे रहे हैं। कैसे अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करें? और सीवियर बच्चों में ही ज्यादा हो रहा है, यानी कि सीवियर जिनको कोविड हो जाता है उन्हीं में ज्यादा हो रहा है, या फिर ये किसी को भी हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि जैसा आपने बोला कि सीवियर जिनमें हो रहा है उनमें ही हो रहा है, क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि कई बार तो बच्चों में साइंस एंड सिम्टम्स कोविड के देखने को ही नहीं मिलते हैं, और उसके बाद में हमको जब ये डेवलप होता है कुछ इस तरह के सिम्टम्स, जैसे कि हम ये MIS-C सस्पेक्ट करते हैं, तो उन बच्चों में हमको कोविड के टाइम पे उनका कोई इन्फेक्शन नजर ही नहीं आता है, वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ये कोई सीरियस इन्फेक्शन हो उनमें ही हो। दूसरी चीज ये है कि ये कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया हमने कि इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी पार्ट बॉडी का इन्वॉल्व हो सकता है, इंक्लूडिंग हार्ट, लंग्स, गट, यानी कि हमारे आंतें, आईज, स्किन, कुछ भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो उसी पे डिपेंड करते हैं। और इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अभी वैक्सीनेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी बच्चों में स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि इस पर रिसर्च चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वैक्सीन अवेलेबल होगी बच्चों के लिए। तो जब एक वैक्सीनेशन के बाद सीरियस इलनेस के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए अभी हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन तो उसके पहले जब तक हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तब तक जो एक हमको कोविड से प्रिवेंशन के लिए, कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के लिए जो मेजर्स एडवाइस किए गए हैं वो लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम क्राउडेड जगह में बच्चों को लेकर ना जाएं, अगर जाना पड़े तो उसमें हमको एटलीस्ट 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है पब्लिक गैदरिंग में, हैंड हाइजीन जो कि बहुत जरूरी है, जब भी बाहर से आए तो 20 सेकंड के लिए एटलीस्ट हमको हाथ धोने के लिए जरूर बताना है, फेस मास्क पहनना है, बार बार हमको हाथ और नाक पे हाथ लगाने से बचना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास साफ सुथरा रखें, डिसइंफेक्ट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ में ना जाएं। तो ये सब बचने के तरीके हैं। डॉक्टर राकेश, क्योंकि इसके जो कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस जैसे सिम्टम्स, फीवर हर किसी को ही आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोविड के बाद जब वो ठीक हो जाता है, एक आध दिन वीकनेस फील होती है, फीवर भी आता है, तो लोग इसे अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं कि ये भी सिंड्रोम हमारे बच्चे में हो सकता है।
शुरुआती दौर में आप घर पर रहकर इसे कैसे भापे कि घर पर अगर आप डायग्नोस कर सकते हैं? ये एक सिचुएशन हुई कि बहुत ज्यादा हो गया तो आप बाहर जा रहे हैं, अपने डॉक्टर से करवा रहे हैं उसका इलाज, लेकिन घर पर भी कौन कौन सी प्रिकॉशंस आप बरते अगर ये सिंड्रोम आपको हो जाता है तो? देखिए, सावधानियां तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले अभिभावकों को बहुत बड़े स्तर पर इसके जो लक्षण हैं वो समझ में आने चाहिए, जिसमें आंखों का लाल हो जाना, शरीर पर लाल चकत्ते, जोड़ों में सूजन या दर्द, और पेट दर्द, उल्टी, दस्त, घबराहट, सांस फूलना या सुस्त हो जाना। बहुत छोटे बच्चों में अचानक दूध पीना कम कर देना, ये MIS-C या MIS-N के लक्षण हैं। यदि आपके घर में किसी को कोविड हुआ है तो बच्चों को ऐसा, अगर 15-20 दिन बाद आपकी फैमिली रिकवर हो गई है और बच्चों में ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, तो ये हमें तुरंत अपने चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए और खुद ही आगे बढ़ के बताना चाहिए कि हमारे कई पेरेंट्स से बहुत जद्दोजहद करके ये बात निकलवानी पड़ती है कि आपके घर में किसी को कोविड था। मेरे पास कई पेशेंट एडमिट हैं जिनके पेरेंट्स 1 महीने पहले कोविड पॉजिटिव थे और दोनों बच्चे मेरे पास उल्टी, दस्त और सीवियर पेट दर्द से आए। फिर हम जांच करते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि RT-PCR है, कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, D डाइमर्स और IL-6 बढ़ा हुआ है, जो MIS-C की डायग्नोसिस हमारी कंफर्म हो जाती है। माइल्ड MIS-C यानी हल्का MIS-C घर पर डॉक्टर मैनेज कर सकता है, लेकिन अपने आप पेरेंट्स को ये रिस्क नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये सीधा दिल को डैमेज कर देता है। जो एंटीबॉडीज होती हैं ये सबसे ज्यादा दिल पे असर करती हैं। तो यूजुअली तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, इको कराना पड़ता है, ECG कराना पड़ता है, स्टेरॉइड्स और IVIG का ट्रीटमेंट होते हैं। बट यदि ये जांचें नॉर्मल है, सपोज D डाइमर, IL-6 नॉर्मल है, इको ECG ठीक है, सिर्फ बुखार और थोड़ा ऐसा है, तो बच्चा, डॉक्टर अगर सही समझता है तो घर पे बच्चे को रख के इलाज कर सकता है। इसमें तो डॉक्टर की या अस्पताल की गाइड। हाँ डॉक्टर राकेश, एक केस ऐसा भी था कि जहां पर प्रेग्नेंट जो महिला है वो कोविड पॉजिटिव होती है, उसके बाद में बच्चा जो इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है, तो इसकी संभावना कितनी है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि महिला जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान उसे कोविड हो जाता है, उसके बाद उसका बच्चा इस सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है? जी, ये काफ़ी केसेस आए हैं, बहुत सारे केसेस इंडिया में और अमेरिका में और यूरोप में भी ऐसे चिन्हित हुए हैं और अब जर्नल्स में पब्लिश किए गए हैं। वो वैसे डायरेक्ट कोविड नहीं होता उन बच्चों को प्लेसेंटा के थ्रू या गर्भनाल के थ्रू। वो एंटीबॉडीज ब्लड से, माँ की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बच्चे में चली जाती हैं और जिससे MIS न्यूबॉर्न को हो सकता है। MIS न्यूबॉर्न में यूजुअली सांस फूलने लगती है बच्चों की और उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, कार्डियक डैमेज भी हो सकता है। ये है, सामान्य होता है ऐसा, अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो ऐसा हो सकता है। चलिए, मदर कोविड पॉजिटिव है तो बच्चे को सिंड्रोम हो सकता है। डॉक्टर रुचि, क्योंकि अब ये स्थिति बहुत मुश्किल है, अगर मदर कोविड पॉजिटिव है, जैसा कि डॉक्टर राकेश बता रहे कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए, आपने भी बताया, और बच्चे को सिंड्रोम हो जाता है, तब उस सिचुएशन में बच्चे को फिर इस सिंड्रोम से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अगर माँ के थ्रू एंटीबॉडीज बच्चे में गई हैं तो बच्चे का होने के चांसेस तो रहते हैं। तो इसलिए जैसा कि अभी डॉक्टर राकेश ने भी बताया कि हमें ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में बच्चे को इलाज हो उसका, क्योंकि बच्चे को इसके लिए नियोनेटल इंटेंसिव केयर या पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ेगी। तो उस वक्त हमको उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना और इसके रिलेटेड जो ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका बेस्ट तरीका बस यही अभी कहा जा सकता है कि अगर मदर को टाइम जो भी घर में है हमारे, अगर टाइमली वैक्सीनेशन हो उनको, तो इससे प्रिवेंशन का चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन अगर होगा भी तो सीवियर नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो हमको इसको टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ज़रूरत पड़ने पर जैसा डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अगर हॉस्पिटल में रखकर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है तो हॉस्पिटल का हमको तुरंत बच्चे को एडमिट करवा के उसको फुल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, एक आखिरी सवाल। अमूमन तौर पर हमने देखा है, हालांकि ये बीमारी बहुत नई नहीं है, पहले भी ऐसे सिंड्रोम सामने आए हैं, लेकिन जरूरत है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि बहुत ज्यादा डरने वाली बात इस बीमारी में या सिंड्रोम में नहीं है कि हमारे बच्चे अगर इससे ग्रसित हो जाते हैं तो हम पेनफुल सिचुएशन में आ जाए, हम पैनिक सिचुएशन में आ जाए। कैसे उससे डील करें और कैसे इसका इलाज संभव है और हमारे बच्चे इस सिंड्रोम से बच सकते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए ये छोटी सी जानकारी आप दें। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि पैनिक करने की तो कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे और नवजात शिशु प्रकृति और ईश्वर की कृपा से इनके अंदर रिकवरी चांसेस बेहद ज़्यादा होते हैं। तो ऑल्दो वो बीमार हो जाते हैं, बट अगर हम अर्ली डायग्नोसिस बना लेते हैं तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में और लिटरेचर का अगर हम रिव्यू करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे, मतलब मान के चलें करीब करीब 100% बच्चे ठीक होके घर चले जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब ये बच्चे काफ़ी लेट आते हैं। जैसे एक्चुअली इन बच्चों में टाइफाइड का टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, विडाल पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव आता है, और कई जगह छोटी जगहों पे कुछ डॉक्टर्स इनको एंटीबायोटिक्स दे के इलाज चलता रहता है। अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, इनकी कोरोनरी आर्टरीज या हार्ट अफेक्ट हो जाता है तो दिक्कत आ सकती है। तो यदि आप अपने डॉक्टर के पास अर्ली जाते हैं, डॉक्टर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है, मैं मानता हूँ। माँ बाप तो आते ही हैं, डॉक्टर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। मैं एज अ पीडियाट्रिशियन आपको बता रहा हूँ, माँ बाप अपना इलाज भले ही ना कराएं, अपने बच्चों को लेके जरूर दौड़ते हैं। अगर डॉक्टर मिस कर जाए बात अलग है, लेकिन अगर डॉक्टर ने जल्दी डायग्नोस किया और वो ट्रेंड है MISC की ट्रीटमेंट में, तो ज्यादातर बच्चे ठीक होके जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। निश्चित तौर पर हमने देखा है कि माँ बाप अपना इलाज कराएं ना कराएं, लेकिन अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनकी थाली से लेकर उनके इलाज तक का पूरा ख्याल रखा जाता है कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है और अगर उसे दिक्कत हो रही है तो जल्द से जल्द उसे डॉक्टर्स तक पहुंचाए। हम भी आपको यही सुझाव देते हैं, जैसा हमारे दोनों डॉक्टर्स बता रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये सिंड्रोम है, इसके जरा से भी लक्षण है, देरी ना करें, घर पर रहकर अपने बच्चे का इलाज ना करें, उसे अस्पताल लेकर जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर आप इसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो अपने बच्चे को जल्द से जल्द आप स्वस्थ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।